गुड मॉर्निंग। श्री श्याम महाविद्यालय के बीएससी एग्रीकल्चर की क्लासेस जारी हैं और उनमें हम सॉइल साइंस पढ़ रहे थे और सॉइल साइंस में हमने कुछ बेसिक पढ़ा था, फिर सॉइल फॉर्मेशन स्टार्ट किया है। सॉइल फॉर्मेशन में हमने रॉक्स जो चैप्टर आता है आपका वो कंप्लीट किया है। रॉक्स के बाद में आता है मिनरल्स यानी कि खनिज, उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा खनिज और उनकी क्लासिफिकेशन, या फिर आप उनको बोल देते हैं कि खनिज और उनका वर्गीकरण। तो देखते हैं खनिज क्या होते हैं। तो खनिज होते हैं जो खनिज तत्व बोल दिया जाता है या खनिज पदार्थ बोल दिया जाता है। देखो पहले एक चीज समझ लो कि तत्व क्या होता है। तत्व सिंपल सी चीज है, आप सभी को पता होगा कि दो या दो से अधिक अणुओं के मिलने से खनिज बनता है, तत्व बनता है। और तत्वों का जो रासायनिक संगठन होता है उनके मिलने से खनिज बनता है, या कोई भी पदार्थ उनसे ही बनता है। अब खनिज पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनकी रासायनिक संरचनाएं या तो निश्चित होती है या उनकी जो रासायनिक संरचनाएं हैं वो कुछ परस्पर बदल सकती हैं। यानी कि ज़्यादातर केसेस में यही होगा कि खनिज पदार्थ वे रासायनिक तत्व होते हैं जिनकी रासायनिक संरचनाएं निश्चित होती है, जिनके रासायनिक गुण निश्चित होते हैं, जो अभिक्रियाएं करते हैं, जो चट्टानों में पाए जाते हैं। इस प्रकार का ठोस, अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो ये लिखेंगे कि वे तत्वों का वह संगठन जिसकी रासायनिक संरचनाएं समान रहती है और जो चट्टानों में पाए जाते हैं खनिज तत्व कहलाते हैं। ये इनकी बेसिक सी समझने के लिए जो है बेसिक परिभाषा रहती है। मिनरल्स इनको बोलते हैं। तो इस चट्टान में लगभग 2000 के तकरीबन खनिज तत्व होते हैं, या 2000 के तकरीबन खनिज तत्व ऐसे हैं जिनसे चट्टानें बनती हैं। तो खनिज तत्वों के बारे में हमने परिभाषा में पहले ही लिखवा चुका हूँ, बता चुका हूँ, ये थोड़ा सा रिकॉल किया था। अब इसके बारे में बात करते हैं कि इसको वर्गीकृत कैसे किया जाता है, किस किस आधार पर वर्गीकृत इसको किया जाता है। तो खनिजों को मुख्यतः 4 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। 4 ऐसे आधार हैं जिनके आधार पर हम खनिज को वर्गीकृत करेंगे। 4 ऐसे आधार हैं। पहला आता है आपका उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति यानी ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, और ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेनेसिस भी बोल देते हैं कि इनमें कौन से जेनेसिस हैं या कौन से जेनेसिस से डेवलप हुआ है। दूसरा आता है रासायनिक संरचनाएं, रासायनिक आधार पर, रासायनिक संरचनाओं के आधार पर। तीसरा इसमें आता है मात्रा के आधार पर, और चौथा और लास्ट है आपका आपेक्षिक घनत्व के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी, आपेक्षिक घनत्व के आधार पर, वॉल्यूम। उत्पत्ति के आधार पर केमिकल कंपोजिशन क्या है, अमाउंट क्या है, और इनका डेंसिटी क्या है, कितना घनत्व है इनका, उसके आधार पर हम इनको 4 भागों में विभाजित करते हैं। अब इनको आगे पढ़ेंगे डिटेल से कि क्या रहता है इस क्लास में। उत्पत्ति के आधार पर यानी कि इनका उत्पन्न कैसे हुआ है। खनिज पदार्थ हैं जो चट्टानों में पाए जाते हैं। मैंने पहले ही बता दिया कि तकरीबन 2000 ऐसे खनिज तत्व हैं, खनिज पदार्थ हैं जो चट्टानों में पाए जाएंगे। और इनकी एक सिंपल सी चीज ये है कि उत्पत्ति के आधार पर अगर हम इनको देखते हैं ना, तो इनको फिर 2 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। प्राथमिक और द्वितीयक। तो प्राथमिक उत्पत्ति के आधार पर
हमने इनको दो भागों में विभाजित किया है। प्राथमिक उत्पत्ति के आधार पर दो भागों में विभाजित किया, प्राथमिक खनिज तत्व, खनिज पदार्थ और द्वितीयक खनिज पदार्थ। हम प्राथमिक किसको बोलते हैं? प्राथमिक वो होता है जो खनिज पदार्थ जब चट्टानें बनती हैं तब जो मैग्मा ऊपर उठता है, और जो मैग्मा होता है जो द्रव अवस्था में होता है वो ठोस बन जाता है। उस ठोस, जब वो ठोस बनता है तब उसमें कौन कौन से खनिज तत्व होते हैं, खनिज पदार्थ कौन कौन से हैं, उसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर पढ़ रहे हैं। उत्पत्ति यानी कि उनका जन्म कैसे हुआ है, वो खनिज पदार्थ जिनका जन्म कैसे हुआ है वो पढ़ रहे हैं। प्राथमिक में या प्राइमरी बोलते हैं, वो आता है कि जब मैग्मा है वो धरती के, अर्थ के सरफेस के ऊपर आता है, ऊपर आता है, ठंडा होता है। आपने चट्टानों में पढ़ा है, आगन्य चट्टान में बताया था कि जब मैग्मा है वो ऊपर आता है और ठंडा होता है, तब जिन पदार्थों का, जिन खनिज पदार्थों का जन्म होता है, जब उस मैग्मा में जो खनिज पदार्थ उपस्थित होते हैं उनको बोल देते हैं प्राथमिक, उनको बोल देते हैं प्राथमिक। इसमें मुख्यतः अगर एग्जाम्पल की बात करूं मैं तो एक आता है आपका क्वार्ट्ज, SiO2 लिखते हैं इसको, क्वार्ट्ज को। दूसरा आता है आपका कैल्साइट या कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्साइट लिख देते हैं, कैल्साइट, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हो आप इसको। आगे आता है इसमें मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट MgCO3 लिख सकते हैं। मैग्नेटाइट को क्वार्ट्ज SiO2 लिख दिया, उसके बाद में कैल्साइट को CaCO3 और मैग्नेसाइट को MgCO3। हाँ, इसमें जिप्सम भी आता है, जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4.2H2O होता है। तो ये कुछ प्राथमिक, जो प्राथमिक खनिज पदार्थ हैं, जो खनिज तत्व मैग्मा के अर्थ के सरफेस पर आने पर ठोस बन जाते हैं, और उनमें जो खनिज पदार्थ उत्पन्न होते हैं, उनमें जो खनिज पदार्थ उपस्थित होते हैं, उन्हीं को प्राथमिक खनिज पदार्थ बोल देते हैं। क्वार्ट्ज, कैल्साइट, मैग्नेसाइट, जिप्सम इसके एग्जाम्पल हैं। इसके बाद में आता है आपका द्वितीयक पोषक तत्व, जो प्राथमिक पोषक तत्वों से, एक मिनट, इसमें एक चीज और रहती है आपकी कि इसके कणों का आकार है वो इसके कणों का आकार है 2 × 10⁻⁻⁶ सेंटीमीटर। या फिर आप इसको सीधा लिखना चाहें तो इस प्रकार लिख दीजिए कि 0.02 मिलीमीटर इनका आकार रहता है, 0.02 मिलीमीटर इसके कणों का आकार रहता है। हाँ, द्वितीयक खनिज पदार्थ क्या होते हैं? द्वितीयक खनिज पदार्थ वो खनिज पदार्थ होते हैं जो प्राथमिक खनिज पदार्थों के उष्मा और दाब की उपस्थिति में, प्राथमिक खनिज पदार्थ है, प्राथमिक खनिज तत्व हैं, उनके साथ जब जल या वायु, जो ये मान लीजिए कि कोई प्राथमिक खनिज पदार्थ है, इसके साथ जल या वायु अभिक्रिया करता है उष्मा और दाब की उपस्थिति में, उष्मा होता है या फिर दाब होता है, तब जो बनता है वो है आपका द्वितीयक खनिज पदार्थ। यानी कि सिंपल सी बात है, प्राथमिक खनिज पदार्थ अभिक्रिया करते हैं, या तो जल के साथ अभिक्रिया करेंगे या वायु के साथ अभिक्रिया करेंगे, इन दोनों में से किसी के साथ भी अभिक्रिया करते हैं। किसकी उपस्थिति में? या तो दाब होता है या उष्मा होती है, तो इन दोनों की उपस्थिति में होता है। और जो अब कण बनेंगे वो द्वितीयक पोषक तत्व कहलाते हैं। अगर मैं बात करूं इसके एग्जाम्पल की तो आयरन पायराइट बोल देते हैं, या पायराइट सीधा बोल देते हैं, पायराइट्स, यानी कि FeS2। इसमें अगर दूसरे की मैं बात करूं तो इसमें द्वितीयक जिप्सम, यहां पर तो हमने लिखा था जिप्सम आता है, और इसमें द्वितीयक जिप्सम का फॉर्मूला भी सेम रहता है। द्वितीयक जिप्सम इसमें लिख सकते हैं आप, जो जिप्सम के कणों से बनता है, द्वितीयक जिप्सम।
और अगर इसमें और एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें आता है इलाइट आपका। तो ये कुछ एग्जांपल है, या फिर इसमें Fe2O3 इसी में आता है, या Fe3O4 इसी में आता है। तो आपको उत्पत्ति के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। पहला वो है जो जब मैग्मा अर्थ के सरफेस पर आकर के ठंडा होता है उस समय जो खनिज पदार्थ उसमें उपस्थित होते हैं, उसमें जो खनिज पदार्थ पाए जाते हैं उसके आधार पर जो उत्पत्ति होती है वो होते हैं प्राथमिक खनिज तत्व, प्राथमिक खनिज पदार्थ। इसके एग्जाम्पल आपने लिख लेना, क्वार्ट्ज है, कैल्साइट है, मैग्नेटाइट है और जिप्सम है। दूसरा आता है द्वितीयक पोषक तत्व। जब प्राथमिक खनिज पदार्थों के जो कण हैं वो वायु या जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, और वायु और जल के साथ अभिक्रिया करते हैं उष्मा और दाब की उपस्थिति में, उष्मा या प्रेशर हीट और प्रेशर की प्रेजेंस में अगर वो अभिक्रिया करते हैं और उससे जो कण बनते हैं वो कौन से होते हैं? द्वितीयक खनिज पदार्थ। द्वितीयक खनिज पदार्थ के एग्जाम्पल आपने देख लिए, पाइराइट है, या फिर आपने द्वितीयक जिप्सम है, या इलाइट है, या आयरन ऑक्साइड है, ये होते हैं। आगे आता है रासायनिक। रासायनिक के आधार पर इनकी संरचना में कौन कौन से रसायन उपस्थित हैं, यानी कि खनिज पदार्थों की जो रासायनिक संरचनाएं हैं वो निश्चित होती है, डेफिनेट होती है, ये हमने पहले ही बात कर ली। जो रासायनिक संरचनाएं इनकी निश्चित होती है, डेफिनेट होती है, उन रासायनिक संरचनाओं में कौन कौन से रसायन उपस्थित हैं उसके आधार पर इसको वर्गीकृत किया जाता है। जैसे देखेंगे ऑक्साइड, ऑक्साइड का मतलब इस ऑक्सीजन हो गया, यानी कि वो पोषक तत्व जिनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर क्वार्ट्ज लिख देते हैं। दूसरा आता है कार्बोनेट। कार्बोनेट्स कौन से हैं? कार्बोनेट एक तो कैल्साइट है या मैग्नेसाइट है। एक आता है हैलाइड, एक आता है हैलाइड यानी कि NaCl, यानी कि जिनमें हैलोजन ग्रुप जुड़ा होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सबको हैलोजन हम बोल देते हैं। और उसके बाद में अगर हम बात करें कि इसमें आता है सल्फेट। सल्फेट में हमने सीधा सा एग्जांपल देखा था क्या, कि जिप्सम CaSO4.2H2O, यानी कि ये ऑक्साइड में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कार्बोनेट में CO3 ग्रुप उपस्थित है, आपके हैलाइड में जो हैलोजन होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वो उपस्थित हैं। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो आपका आता है सल्फेट, इसमें SO4 उपस्थित रहता है। और इसके बाद में अगर मैं बात करूं कौन सा आता है, आपका आता है सल्फाइड्स। इसके बाद में आता है आपका सल्फाइड्स। सल्फाइड्स क्या होते हैं? जिनमें सल्फर प्रेजेंट रहता है। इनमें तो SO4, सल्फेट में तो SO4 प्रेजेंट रहता है, सल्फाइड्स में क्या है? सल्फर प्रेजेंट रहता है, यानी कि FeS2। ये कुछ रासायनिक संरचनाएं हैं, यानी कि रसायनों के आधार पर खनिज पदार्थों को वर्गीकृत किया गया है। यानी कि इनमें कुछ खनिज पदार्थ निश्चित होंगे, कुछ खनिज पदार्थ डेफिनेट होंगे, उन्हीं के आधार पर इनको वर्गीकृत किया जा सकता है। और इनमें से और भी बहुत सारे होते हैं, कुछ मुख्यतः मैंने लिख दिए हैं यहाँ पर। ऑक्साइड जिसमें ऑक्सीजन होगा, कार्बोनेट जिसमें आपका CO3 जुड़ा होगा, हैलाइड ग्रुप वो होता है जिसमें हैलोजन होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को हैलोजन बोल देते हैं। सल्फेट में SO4 और सल्फाइड्स में सल्फर उपस्थित रहता है। आगे अगर मैं बात करूं मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर अगर हम बात करें तो इसमें आता है ज्यादा या अधिक और कम मात्रा वाले। ज्यादा या अधिक का मतलब ये है कि वो खनिज पदार्थ जो चट्टानों में इस वर्ग के जो खनिज होते हैं
इस वर्ग के खनिज होते हैं वो ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, उनकी मात्रा ज्यादा होती है, तकरीबन 95 से 98%। 95 से 98% इनकी मात्रा होती है, और इनकी मात्रा होती है तकरीबन 2.5%। यानी कि वो खनिज पदार्थों का वो वर्ग जो ज्यादा मात्रा में चट्टानों में पाया जाता है या जो ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं वो 95 से 98% होते हैं। और इनको अगर एग्जाम्पल मैं लिखूं तो इसमें मुख्यतः आते हैं 6, और बचे हुए सारे इसमें आएंगे। हमने क्या देखा है, हमने सिंपल सी चीज देखी है, हमने सिंपल सी चीज ये देखी है कि ज्यादा मात्रा में जो खनिज पदार्थ है वो पाए जाते हैं 95 से 98%, और इसमें 2.5% यानी कम मात्रा में जो खनिज पदार्थ पाए जाते हैं उन्हीं को हमने लिखा है। तो इसमें क्या आता है, एक तो आता है आपका फेल्सपार, एक तो आता है आपका फेल्सपार, दूसरा आता है आपका क्वार्ट्ज, तीसरा आता है आपका पायरोक्सेंस, एक तो आता है फेल्सपार, क्वार्ट्ज, पायरोक्सेंस, और आते हैं आपका एम्फीबॉल्स, और एक आता है माइका, एक आता है ओलिविन। ये मुख्यतः आपके जो ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं वो आपके क्या है, जो ज्यादा मात्रा में खनिज पदार्थ जो ज्यादा ही चट्टानों में मैक्सिमम यूज होते हैं, या जो आप देखेंगे कि अधिकतर जहां पर दिखाई देते हैं वो ये आपके मात्रा के आधार पर में आते हैं, ज्यादा खनिज पदार्थों की कैटेगरी में इनको रखा गया है। हाँ, 95 से 98% होते हैं, इसका मतलब बहुत ज्यादा है। कम वाले में 2.5% आते हैं। इसके अलावा जो बच जाते हैं जैसे पाइराइट है, FeS2 है, पाइराइट है, FeS2 पाइराइट, इसका एक एग्जांपल लिख देते हैं। ये 6 हैं वो याद रखने जरूरी हैं, क्योंकि ये 6 ही हैं जो इसमें आते हैं, बाकी के इसी में आ जाएंगे। तो हमने मात्रा के आधार पर हमने देखा कि ज्यादा और कम के आधार पर विभाजित किया गया, यानी कि जो ज्यादा इस वर्ग के खनिज पदार्थ हैं वो ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, और इस वर्ग के खनिज पदार्थ हैं वो कम मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ पर आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि 2.5% है, और यहाँ पर 95 से 98% है। ठीक है, तो लास्ट आता है आपका अपेक्षिक घनत्व के आधार पर। इसमें लिखा जाता है, इसको भी 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, भारी और हल्का। इनका जो अपेक्षिक घनत्व है वो 2.5% से ज्यादा होता है। इनका जो अपेक्षिक घनत्व है वो 2.5% से ज्यादा होता है, और बाकी जो कम में आते हैं उनका जो 2.5 नहीं है, 2.85% आपको लिखना है, 2.85% से ज्यादा होता है। और हल्का जो होता है इसका अपेक्षिक घनत्व है वो 2.85% से कम होता है। इसमें फेल्सपार या क्वार्ट्ज जिसका एग्जाम्पल रहता है, वो खनिज पदार्थ जिनका अपेक्षिक घनत्व यानी कि घनत्व होता है डेंसिटी, यानी कि जहां पर
डेंसिटी को अगर मैं परिभाषित करूं तो मास बाय वॉल्यूम, यानी कि आप कोई भी 1 लीटर का कोई भी फ्लास्क ले लीजिए और उसमें जो उसकी वॉल्यूम है 1 लीटर, हमने उसकी वॉल्यूम फिक्स कर दी और उसमें पानी डाल लीजिए और उसी में दूसरा 1 लीटर का फ्लास्क और लेंगे, उसमें आप शहद डाल लीजिए। कौन से का घनत्व ज़्यादा होगा? सिंपल सी चीज़ है, जिसका मास ज़्यादा है उसका घनत्व भी ज़्यादा होगा, यानी कि मास यानी कि द्रव्यमान, या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि वेट के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं। तो जिसका वेट ज़्यादा, वॉल्यूम सेम रहनी चाहिए और जिसका वेट ज़्यादा उसका घनत्व ज़्यादा, जिसका वेट कम या मास कम उसका वेट वैसे बोलते नहीं है, मैं वैसे ही समझाने के लिए बोल रहा हूँ। द्रव्यमान और वेट, द्रव्यमान और भार दोनों में अंतर होता है, ठीक है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो जिनका अपेक्षित घनत्व, अगर इनको कोई भी 1 लीटर की वॉल्यूम में रखा जाएगा तो इनका भार है, इनका जो घनत्व है वो 2.85% से ज़्यादा होगा, और इनको अगर उसी फ्लास्क में, उसी 1 लीटर के बर्तन में रखा जाएगा तो इनका जो भार है वो, इनका जो अपेक्षित घनत्व, भार नहीं, इनका जो अपेक्षित घनत्व है वो 2.85% से कम होगा। एग्जाम्पल की बात हमने कर ली है कि क्वार्ट्ज इसी में आता है, हल्का है, या फिर फेल्सपार इसी में आता है। तो ये है आपके खनिज पदार्थ और खनिजों का वर्गीकरण। इसमें देखो हमने क्या पढ़ा है अब तक, एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। खनिज जिनकी रासायनिक संरचनाएं सेम होती हैं, और जिनकी रासायनिक संरचनाएं सेम होती है, जो तत्वों के रासायनिक संगठन से मिलकर के बने होते हैं, जिनकी रासायनिक संरचनाएं निश्चित होती है, और ये चट्टानों के निर्माण में सहायक होते हैं, खनिज कहलाते हैं। या फिर हमने चट्टान की परिभाषा में पढ़ा था कि 2 या 2 से अधिक खनिज पदार्थों के ठोस संगठन को चट्टान कहते हैं। तो खनिज पदार्थ मैंने उसी में भी बताया था, तो खनिज पदार्थ, ठीक है। उसके बाद में इनका वर्गीकरण आता है। इसके वर्गीकरण में हमने क्या किया है कि 4 भागों में इसको विभाजित कर दिया है। उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रहता है रासायनिक, तीसरा है मात्रा के आधार पर, और चौथा है आपेक्षिक घनत्व के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर यानी ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, ओरिजिन के आधार पर क्या है? प्राथमिक वो है प्राथमिक खनिज पदार्थ। उत्पत्ति के आधार पर, ये क्लार्क नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने बताया था। क्लार्क नाम का एक वैज्ञानिक था, क्लार्क नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने ये उत्पत्ति के आधार पर इनको विभाजित किया था। तो पहला था प्राथमिक में क्या था कि जब मैग्मा उठता है चट्टान बनने के लिए, मैग्मा धरती के ऊपर आता है, ज्वालामुखी फटता है, मैग्मा ऊपर आता है तो ठोस बन जाता है। उस समय जो खनिज पदार्थ उसमें ठोस अवस्था में संगठित होते हैं उनको प्राथमिक खनिज पदार्थ बोल देते हैं। एग्जाम्पल आपने देख लिया, क्वार्ट्ज है, कैल्साइट है, मैग्नेसाइट है, या फिर प्राइमरी जिप्सम बोल देते हैं उसको, जिप्सम है। इनके कणों का आकार 0.002 mm होता है, 0.002 mm होता है, 0.002 mm होता है। उसके बाद में आता है द्वितीयक। जो प्राथमिक जो कण होते हैं, जो प्राथमिक खनिज पदार्थ हैं, उनके जो कण हैं, उनके साथ जो प्राथमिक कण है उनके साथ ऑक्सीजन या जो जल है वो अभिक्रिया करता है उष्मा और दाब की उपस्थिति में, तो द्वितीयक कण बन जाते हैं या द्वितीयक खनिज पदार्थ बन जाते हैं। सिंपल सी चीज है। आगे आता है आपका रासायनिक के आधार पर, उनमें कौन कौन से रसायन डेफिनेट है उसके अकॉर्डिंग इसको बहुत से पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे जिनमें ऑक्सीजन निश्चित है उनको ऑक्साइड बोल दिया जाता है, जिनमें SO4 निश्चित है उनको सल्फेट्स बोल दिया जाता है, जिसमें सल्फर निश्चित है उनको सल्फाइड बोल दिया जाता है, जिनमें CO3 निश्चित है उनको कार्बोनेट बोल दिया जाता है, हैलाइड्स वाले को हैलाइड बोल दिया जाता है। तो उनमें जो रसायन है उन्हीं के आधार पर उनको विभाजित किया जाता है। तीसरा आता है आपका मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर 2 प्रकार में विभाजित किया गया है, ज़्यादा और कम। ज़्यादा वाले में 95 से 98%, ये खनिज पदार्थों का वो वर्ग है जो ज़्यादातर पाए जाते हैं।
या ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ये 95 से 98% होते हैं। एग्जाम्पल जो 6 हैं, ये 6 है, फेल्सपार है, क्वार्ट्ज है, पायरोक्सिन्स है, एम्फीबोल्स है, माइका है और लास्ट वाला आपका ओलिविन है। उसमें के बाद आता है कम 2.5% रहते हैं, ये पाइराइट इसका एक एग्जाम्पल है छोटा सा। अपेक्षिक घनत्व के आधार पर इनको फिर 2 भागों में विभाजित किया है। घनत्व बताया था मास बाय वॉल्यूम, द्रव्यमान बाय वॉल्यूम होता है, और भारी और हल्का 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिसका 2.85% है। मैंने पहले 2.5% लिख दिया था, कोई बच्चे ने अगर गलती से लिख लिया हो तो 2.85% कर लें। 2.8% से ज़्यादा है उन जिनका आपेक्षिक घनत्व वो भारी में आते हैं, और जिनका आपेक्षिक घनत्व 2.85% से कम है उनका हल्का बोल देते हैं। तो ये था आपका खनिज पदार्थों का वर्गीकरण। हम पढ़ रहे थे सॉयल निर्माण, सॉयल फॉर्मेशन में क्या होता है, तो उसमें सीधी सिंपल सी बातें पढ़ी हैं हमने कि पहले चट्टान क्या है, चट्टानों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, कौन कौन से खनिज हैं, खनिज पदार्थों को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है, और अब इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, और इसको एक बार रॉक्स हैं चट्टानों वाला है और जो मिनरल्स वाला है जो रिवाइज कर लें, एक बार देख लें अपना जो टॉपिक है वो। हाँ, इसमें ज़्यादा समय नहीं होता, इसी की वजह से मैं एग्जाम्पल भी इसमें कम ही लिख पाता हूँ। अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें तो इनमें पाइराइट आता है, इनमें पाइराइट आता है, FeS2 ही लिख देता हूँ। और अगर इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो इसका एग्जाम्पल SiO2 क्वार्ट्ज होता है। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन एग्जाम्पल बहुत कम लिखे हुए हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। ये तकरीबन मैंने पहले भी बताया था 2000 के तकरीबन खनिज पदार्थ होते हैं। एक चीज़ इसमें और रहती है, खनिज पदार्थों का जो निर्माण है, खनिज पदार्थों का जो निर्माण है वो तकरीबन 8 रसायनों से होता है। 8 रसायन यानी कि जो खनिज पदार्थों का जो निर्माण है, एक मिनट ये भी देख ही लीजिए थोड़ा सा। खनिज पदार्थों के निर्माण में मुख्यतः 8 जो तत्व हैं वो मुख्य भूमिका निभाते हैं। 8 तत्वों से जो खनिज है वो 98% बनता है। टोटल तो इसके अंदर खनिज पदार्थों की अगर मैं बात करूं तो टोटल जो तत्व प्रयोग होते हैं वो 99 तत्व है। वो तत्व है जो 99 तत्व है, उनमें से 8 तत्व है वो उसका 98% भाग बना देते हैं। बाकी के जो 91% है वो बस थोड़ा सा 2% होते हैं। यानी कि अगर मैं ये बात करूं कि खनिज है वो 100 किलोग्राम है, अगर कोई खनिज है, खनिज पदार्थ है वो 100 किलोग्राम है, 100 किलोग्राम में से 98 किलोग्राम है वो 8 तत्व होते हैं। ये 8 तत्व अभी बताएंगे कौन कौन सी हैं। 98 किलोग्राम ये है, बाकी के 91 जो तत्व बचते हैं ना वो 2 ही किलोग्राम में आ जाएंगे सारे। ठीक है, कुछ उपस्थित भी होते हैं, कुछ अनुपस्थित भी होते हैं। 8 में कौन कौन से आते हैं? सबसे ज़्यादा पहले आता है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन है, आपका सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है या पोटेशियम है। ये 8 खनिज तत्व ऐसे हैं जो आपके क्या है, खनिज तत्वों के 98% भाग का निर्माण कर देते हैं। तो ये थोड़ी चीज़ें हैं, रिवाइज कर लीजिएगा अपना। आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।